डॉक्टर ऑर्थो आयुर्वेदिक ऑयल एंड कैप्सूल। अब दर्द भी घुटने टेकेगा। योगी सरकार ने किया मदरसा शिक्षकों को बचाने वाला विधेयक रद्द। अखिलेश सरकार में पास हुए बिल की वापसी को योगी कैबिनेट की मंजूरी। अब अनियमितता पाए जाने पर मदरसा शिक्षकों पर हो सकेगी सीधी कार्रवाई। यूपी कैबिनेट का बड़ा फैसला, पूर्वी यूपी के 7 जिलों को मिलाकर गठित होगा काशी विंध्य क्षेत्र। केवीआर में वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई, सोनभद्र होंगे शामिल। सीएम होंगे केवीआर के अध्यक्ष, प्रमुख सचिव, सीईओ। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी का बड़ा फैसला, उत्तराखंड के स्कूलों में पढ़ाया जाएगा गीता का पाठ। छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। अरावली मुद्दे पर राजस्थान के सीएम भजनलाल और पूर्व सीएम अशोक गहलोत आमने सामने। गहलोत की प्रोफाइल पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए सीएम शर्मा ने कहा, सोशल मीडिया पर केवल अरावली की डीपी बदलने से काम नहीं चलता। हम किसी भी स्थिति में अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे। नेशनल विंटर गेम्स पर छाए संकट के बादल, औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी नहीं होने से बड़ी चिंता। जनवरी में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन प्रस्तावित। नमस्कार, आप सभी का स्वागत है इस बुलेटिन में। मैं हूं आपके साथ शालिनी राणा। शुरुआत करेंगे बुलेटिन की। उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने अखिलेश सरकार में पास मदरसा शिक्षकों व अन्य कर्मियों के वेतन भुगतान से जुड़े विवाद विधेयक को वापस ले लिया है। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की अध्यक्षता में हुई कैबिनेट बैठक में इस प्रस्ताव को मंजूरी दी गई। इस विधेयक में मदरसों को असीमित अधिकार प्राप्त थे। किसी भी मदरसा शिक्षक या कर्मचारी के खिलाफ ना तो जांच हो सकती थी और ना ही पुलिस एक्शन। अब इस विधेयक के वापस होने से अब सामान्य कानूनी प्रावधान सभी मदरसों पर लागू होंगे। गैरतलब है कि यह विधेयक वर्ष 2016 में तत्कालीन समाजवादी पार्टी सरकार द्वारा पारित किया गया था। इसमें मदरसा शिक्षकों और कर्मचारियों को वेतन भुगतान की व्यवस्था के साथ साथ कुछ ऐसे प्रावधान थे जिनके कारण मदरसों में प्रशासनिक जांच या कानूनी कार्रवाई में बाधाएं आती थीं। इन प्रावधानों को संवैधानिक दायरे से बाहर माना गया था। दोनों सदनों से पास इस विधेयक को तत्कालीन राज्यपाल राम नाईक ने विधेयक पर आपत्ति जताते हुए इसे राष्ट्रपति के पास विचार के लिए भेज दिया था। राष्ट्रपति ने भी इसे वापस लौटा दिया क्योंकि इसमें कानूनी और प्रशासनिक विसंगतियां पाई गईं। अब योगी सरकार की कैबिनेट ने इन कमियों को दूर करने और संविधान के अनुरूप व्यवस्था बनाने के उद्देश्य से विधेयक को पूरी तरह वापस लेने का फैसला किया है। अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री ओम प्रकाश राजभर ने बताया कि सपा सरकार ने ये विधेयक संविधान को दरकिनार कर बनाया था, जिसके तहत मदरसों को असीमित शक्तियां दे दी गई थी। इस विधेयक में किसी भी शिक्षक व कर्मचारी के खिलाफ ना तो कोई जांच हो सकती थी, ना ही पुलिस की कार्रवाई। यूपी कैबिनेट ने पूर्वांचल के विकास के लिए 7 जिलों को मिलाकर काशी विंध्य क्षेत्र बनाने की घोषणा की है। राज्य राजधानी क्षेत्र यानी एससीआर की तर्ज पर सरकार ने काशी विंध्य क्षेत्र केवीआर का गठन करने का फैसला किया है। इसमें वाराणसी और विंध्याचल मंडल के 7 जिले वाराणसी, जौनपुर, चंदौली, गाजीपुर, मिर्जापुर, भदोई और सोनभद्र शामिल होंगे। सभी संबंधित जिलों को एक आर्थिक गतिविधियों के जोन के तौर पर विकसित किया जाएगा। केवीआर के गठन को कैबिनेट ने मंजूरी दे दी है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के गठन से पूर्वांचल के इन 7 प्रमुख जिलों के विकास में तेजी आएगी। इसके गठन के बाद काशी विंध्य क्षेत्र में आने वाले जिलों में गुणवत्तापूर्ण नागरिकों को सुविधाएं दी जाएंगी। इससे क्षेत्र विकास को बढ़ावा मिलेगा और सुनियोजित विकास के साथ रोजगार का रास्ता भी खुलेगा। काशी विंध्य क्षेत्र की मौजूदा आबादी 2 करोड़ के आसपास बताई जा रही है। प्रस्ताव के मुताबिक केवीआर के कार्यकारी समिति के अध्यक्ष मुख्यमंत्री होंगे, जबकि प्रमुख सचिव आवास इसके मुख्य कार्यकारी अधिकारी होंगे। जबकि वाराणसी के मंडलायुक्त सदस्य सचिव और विंध्याचल के कमिश्नर सदस्य होंगे। इसके अलावा इसमें हर क्षेत्र के विशेषज्ञों को भी सदस्य नामित किया जाएगा। केवीआर के जरिए ही संबंधित सभी 7 जिलों के सुनियोजित विकास का मास्टर प्लान तैयार किया जाएगा। इसकी मंजूरी भी केवीआर के स्तर से ही दी जाएगी।
अब इसके लिए शासन के से मंजूरी की जरूरत नहीं पड़ेगी। 1-2 दिन के भीतर ही केवीआर के गठन की अधिसूचना जारी की जाएगी। उत्तराखंड के सरकारी स्कूलों में पढ़ने वाले छात्र छात्राओं को अब भारतीय संस्कृति और जीवन दर्शन की औपचारिक शिक्षा भी मिलेगी। मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर राज्य के सभी सरकारी स्कूलों में श्रीमद् भागवत गीता का पाठ पढ़ाए जाने की तैयारी शुरू हो गई है। शिक्षा विभाग के सूत्रों के मुताबिक आगामी शैक्षणिक स्तर से इसे नई शिक्षा नीति के तहत पाठ्यक्रम में शामिल किया जाएगा, जिसका उद्देश्य छात्रों का चरित्र निर्माण और सर्वांगीण विकास करना है। उत्तराखंड सरकार का मानना है कि श्रीमद् भागवत गीता केवल एक धार्मिक ग्रंथ नहीं, बल्कि जीवन को सही दिशा देने वाला दर्शन है। स्कूलों में गीता के चयनित श्लोक और उनके भावार्थ पढ़ाकर छात्रों को नैतिक मूल्यों, कर्तव्य बोध और अनुशासन से जोड़ा जाएगा। शिक्षा विभाग के अधिकारियों के अनुसार पाठ्यक्रम इस तरह तैयार किया जाएगा कि छात्रों पर किसी तरह का अतिरिक्त दबाव न पड़े, बल्कि वे इसे जीवन उपयोगी शिक्षा के रूप में समझ सकें। सरकार के इस फैसले को शिक्षकों के साथ साथ निजी स्कूल प्रबंधन भी सकारात्मक पहल बता रहे हैं। गीता का पाठ छात्रों को सही गलत का भेद सिखाएगा। इससे उनमें आत्मविश्वास, अनुशासन और नैतिक मूल्यों का विकास होगा, जो आज के समय में बेहद जरूरी है। उत्तराखंड सरकार में कैबिनेट मंत्री गणेश जोशी ने इस फैसले को देवभूमि उत्तराखंड की सांस्कृतिक पहचान से जुड़ा कदम बताया है। उनका कहना है कि उत्तराखंड में शुरू की गई पहलें अक्सर देश के लिए मिसाल बनती हैं। कैबिनेट मंत्री का कहना है कि उत्तराखंड देवभूमि है, जहां से जो अच्छी शुरुआत होती है उसे देश के दूसरे राज्य भी अपनाते हैं। जिस तरह यूनिफॉर्म सिविल कोड को लेकर पूरे देश में चर्चा हुई, उसी तरह गीता पाठ का ये निर्णय भी सराहा जाएगा। इससे बच्चों का बौद्धिक और नैतिक विकास होगा। उत्तराखंड के सीमांत जनपद उत्तरकाशी की पुरोला विधानसभा सीट से बीजेपी विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी निशा के खातों में मनरेगा की मजदूरी राशि पहुंचने का मामला तूल पकड़ता जा रहा है। ये प्रकरण अब पूरे प्रदेश में चर्चा का विषय बन गया है। सवाल उठ रहे हैं कि विधायक पद पर रहते हुए विधायक दुर्गेश्वर लाल और उनकी पत्नी के खातों में मनरेगा की धनराशि आखिर कैसे पहुंची। वहीं पूरे मामले को लेकर विधायक दुर्गेश्वर लाल ने भी डीएम उत्तरकाशी को शिकायती पत्र सौंपा है। साथ ही अपना बयान जारी किया है, जिसमें विधायक का कहना है कि उनको बदनाम करने के लिए ये पूरा खेल खेला जा रहा है, जिसमें सरकार ने जांच बैठाई है और जल्द सब बातों का खुलासा होगा। मनरेगा के द्वारा जिस तरीके से कुछ अराजक तत्वों ने मेरे परिवार में मेरी स्वर्गीय माताजी और मेरा खुद का और मेरी पत्नी का जो मनरेगा जॉब कार्ड में फर्जी तरीके से जो मनरेगा वेज लिस्ट होती है मजदूरी दर, उसमें वो शो कर रहा है, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। लेकिन कुछ असामाजिक तत्वों ने ये राजनीतिक साजिश के तहत मुझे बदनाम करने, मेरी सामाजिक और राजनीतिक छवि को जो है एक तरीके से धूमिल करने का काम किया है। इनके खिलाफ सरकार कार्रवाई कर रही है, उस पर जांच बैठ गई है। और साथ साथ एक चीज़ और कहना चाहूँगा, क्योंकि मेरी माताजी को 8 अक्टूबर 2021 को उनका देहांत हो चुका था और उनका जो अकाउंट है वो भी 2021 के लास्ट में वो डिलीट कर दिया गया सभी बैंकों से, और उनका किसी भी तरीके से उनके जो है कोई किसी के तरीके का कोई लाभ नहीं लिया गया। क्योंकि माताजी जब एक्सपायर कर गई तो केवाईसी तो एक शब्द बनता है ना, केवाईसी तो होती है हर जगह, बैंक में हो चाहे मनरेगा चीज़ों में। तो ये बेसिकली जो वेज लिस्ट है, जो मजदूरी दर एक जो लिस्ट आती है, उसमें ब्लॉक से जो है मेरी माता और मेरे परिवार और मेरे जो है वो दिखाया गया, लेकिन हमारे किसी भी अकाउंट में कोई पैसा नहीं आया। बांग्लादेश में दीपू चंद की निर्मम हत्या से आक्रोशित लोगों ने उत्तराखंड के रुद्रपुर के ट्रांजिट कैंप क्षेत्र में जोरदार प्रदर्शन किया। प्रदर्शनकारियों ने बांग्लादेश सरकार के खिलाफ नारेबाजी करते हुए पुतला फूका और घटना की कड़ी निंदा की। इस दौरान दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की मांग की गई। प्रदर्शन बंगाली कल्याण समिति उत्तराखंड के नेतृत्व में किया गया, जिसमें बड़ी संख्या में लोग शामिल हुए।
वक्ताओं ने कहा कि बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों पर हो रहे अत्याचार चिंता का विषय है और इस तरह की घटनाएं मानवता को शर्मसार करती हैं। उन्होंने भारत सरकार से भी इस मामले में कूटनीतिक स्तर पर हस्तक्षेप कर पीड़ित परिवारों को न्याय दिलाने की मांग की। इस मौके पर कांग्रेस के वरिष्ठ कांग्रेस नेता परिमल राय, सुब्रत विश्वास, अभिमन्यु साना, पार्षद सुभाष दास सहित कई सामाजिक कार्यकर्ता और स्थानीय नागरिक मौजूद रहे। सभी ने एक स्वर में हत्या की निंदा करते हुए न्याय की मांग की। इंडिगो की फ्लाइट कैंसिलेशन की वजह से बीते दिनों पूरे देश में हड़कंप का माहौल बना रहा था। अब इंडिगो का परिचालन कुछ हद तक सामान्य जरूर हुआ है, लेकिन विमानन नियामक की पैनी नजर उस पर बनी हुई है। सोमवार को इंडिगो द्वारा तुर्की से लिए गए एयरक्राफ्ट के लीज ड्यूरेशन के बारे में एक सफाई दी गई, जिस पर डीजीसीए ने एयरलाइन को इन प्लेन का इस्तेमाल करने के लिए मार्च 2026 तक का समय दिया है। लेकिन इसके साथ ही दो टुक ये भी कह दिया कि इसके बाद कोई एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर डीजीसीए ने इंडिगो को तुर्की से लीज पर लिए गए 5 नैरो बॉडी प्लेन B737 सिर्फ मार्च 2026 तक संचालित करने की इजाजत दी है। नियामक ने साफ किया है कि इन एयरक्राफ्ट का आखिरी एक्सटेंशन मार्च 2026 तक ही वैलिड है और एक सनसेट क्लॉज भी है कि इसे लेकर कोई भी एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा। एविएशन रेगुलेटर के अनुसार तुर्की की कोरेंडन एयरलाइन से लिए गए 5 बोइंग 737 प्लेन की लीज 31 मार्च 2026 को खत्म हो रही है। डीजीसीए के एक सीनियर ऑफिशियल ने जानकारी देते हुए बताया कि ये इस मामले में इंडिगो एयरलाइंस द्वारा दिए गए अंडरटेकिंग पर आधारित है, जिसमें उन्होंने आखिरी बार एक्सटेंशन मांगा था। इसके पीछे वजह ये थी कि उनके लॉन्ग रेंज एयरक्राफ्ट फरवरी 2026 तक डिलीवर होने वाले हैं। अरावली रेंज की सुरक्षा करने वाले पर्यावरण सुरक्षा उपायों को कथित तौर पर कमजोर करने से जुड़ा मामला एक बार फिर सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया है, जिसमें पर्यावरण कार्यकर्ता और वकील हितेंद्र गांधी ने भारत के मुख्य न्यायाधीश CJI सूर्यकांत को 100 मीटर टेस्ट नियम की समीक्षा के लिए पत्र लिखा है। वकील गांधी के पत्र की एक कॉपी भारत की राष्ट्रपति को भी भेजी गई है। इस पत्र में अरावली पहाड़ियों और रेंज की परिभाषा पर पर्यावरण मंत्रालय की सिफारिश को मंजूरी देने के सुप्रीम कोर्ट के फैसले की समीक्षा की मांग की गई है। नई परिभाषा के अनुसार अरावली पहाड़ी नामित अरावली जिलों में कोई भी भू आकृति है जिसकी ऊंचाई अपने स्थानीय भूभाग से 100 मीटर या उससे अधिक है, और अरावली रेंज ऐसी 2 या 2 से अधिक पहाड़ियों का समूह है जो एक दूसरे से 500 मीटर के दायरे में हो। इस बात पर बड़ा विवाद खड़ा हो गया है, क्योंकि पर्यावरणविदों का दावा है कि कानूनी सुरक्षा की कमी के चलते नई परिभाषा इस क्षेत्र के 90% हिस्से को खत्म कर सकती है। गांधी ने अपने लेटर में कहा, 100 मीटर का नियम ऐसे बड़े इकोलॉजिकली जरूरी हिस्सों का बाहर करने को जोखिम पैदा करता है जो संख्यात्मक ऊंचाई की सीमा को पूरा नहीं करते, लेकिन काम के लिहाज से बहुत जरूरी हैं। उन्होंने आगे कहा कि निचली पहाड़ियों और पानी रिचार्ज वाले इलाकों की रक्षा करना बहुत जरूरी है। राजस्थान के मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने अरावली मुद्दे पर पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत की प्रोफाइल पॉलिटिक्स पर तंज कसते हुए कहा कि सोशल मीडिया पर केवल अरावली की डीपी बदलने से काम नहीं चलता। हम किसी भी स्थिति में अरावली के साथ छेड़छाड़ नहीं होने देंगे और न ही किसी प्रकार का खनन होने दिया जाएगा। राजस्थान के पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने केंद्र सरकार द्वारा अरावली की परिभाषा बदलने और केंद्रीय मंत्री भूपेंद्र यादव के उस दावे को पूरी तरह भ्रामक और तथ्यों से परे बताया है, जिसमें उन्होंने कहा है कि अरावली के केवल 0.19% हिस्से पर ही माइनिंग हो सकती है। वर्ष 2025 में ही केंद्र और राज्य सरकार द्वारा सरिस्का के संरक्षित क्षेत्र में बदलाव के प्रयास को लेकर उनकी मंशा पर भी सवाल उठाया। उत्तराखंड में इस बार मानसून सीजन के दौरान रिकॉर्ड तोड़ बारिश हुई थी। उसी के आधार पर यह अनुमान लगाया गया था कि सर्दियों में राज्य के ऊंचाई वाले इलाकों में भारी बर्फबारी देखने को मिलेगी, लेकिन दिसंबर का आधे से ज्यादा महीना बीतने के बावजूद औली सहित उच्च हिमालयी क्षेत्रों में बर्फबारी न हुई और न ही बारिश। इसी बीच जनवरी 2026 में औली में नेशनल विंटर गेम्स का आयोजन प्रस्तावित है, लेकिन हालात ऐसे हैं कि पर्यटन विभाग पूरी तरह मौसम के भरोसे बैठा नजर आ रहा है।
दरअसल पूरे देश में अंतर्राष्ट्रीय मानकों पर खरा उतरने वाला एकमात्र आउटडोर स्कीइंग स्लोप औली ही है। इसी वजह से उत्तराखंड को नेशनल विंटर गेम्स की मेजबानी मिली है। यूपी में महोबा में शासन द्वारा संचालित योजना के तहत विद्युत बकायेदारों को एक मुश्त छूट देकर बिल जमा करने की अपील की जा रही है, लेकिन ग्रामीण इलाकों में इसकी जानकारी न होने के चलते बकायेदारों द्वारा बिल जमा नहीं किए जा रहे हैं, जिसके चलते विभागीय कर्मियों द्वारा अभियान चलाकर बकायेदारों के कनेक्शन काटे जा रहे हैं। बिल जमा न होने पर कर्मचारियों द्वारा गाँव की आधे से ज्यादा आबादी के विद्युत कनेक्शन काट दिए गए, जिससे आक्रोशित ग्रामीणों ने विद्युत कर्मियों पर धन उगाही का आरोप लगाया है। विभागीय अधिकारियों ने इन आरोपों को बेबुनियाद बताया। ग्रामीणों ने शासन द्वारा संचालित योजना का लाभ लेकर बिल जमा करने की अपील की है। दरअसल विद्युत विभाग द्वारा सदर तहसील क्षेत्र के दड़हत माफ गांव में दर्जनों बकायेदारों के विद्युत कनेक्शनों को काट दिया गया। बोकारो जिले के कसमार प्रखंड में 15वीं वित्त की योजना में फर्जी लाभुक बनाकर एजेंसी के खाते में भुगतान किए जाने का घोटाला सामने आया है। इस घोटाले में लगभग 40 लाख रुपए की राशि का मामले सामने आ रहा है। आरोप प्रखंड विकास पदाधिकारी कसमार नम्रता जोशी पर लग रहा है। बोकारो डीसी अजय नाथ झा से जब इस मामले को लेकर सवाल जवाब किया गया तो उन्होंने दोषी पर कार्रवाई करने की बात कही। उन्होंने कहा कि इस मामले की जांच का आदेश एसडीएम बेरमो को दिया गया है। जिला पंचायती राज पदाधिकारी इस मामले की सुनवाई कर रहे हैं। रांची समेत राज्य के कई जिलों में सर्दी का सितम अब भी जारी है। वहीं ठंड पछुआ हवाओं के साथ घने कोहरे का असर भी पूरे राज्य में देखने को मिल रहा है, जिसके तहत रांची, रामगढ़, हजारीबाग, गुमला, बोकारो, खूंटी सहित उत्तर पूर्वी जिलों में शीतलहर और घने कोहरे की संभावना को लेकर मौसम केंद्र रांची द्वारा येलो अलर्ट जारी किया गया है। इसी बीच मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने हमारी संवाददाता तृप्ति सिंह से बातचीत में बताया कि आने वाले दिनों ठंड का प्रकोप और बढ़ेगा। फिलहाल इस बुलेटिन में बस इतना ही। नमस्कार।